हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के। देखो दोस्तों, ये मैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है मैंने लास्ट टाइम में, एंड इसमें मैंने आपको बताया था इसका बाइफर्केशन इस तरीके से होगा कि 200 क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं और 300 क्वेश्चन जो मैं खुद बनाऊंगी। आज की इस सीरीज में आपको बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है, बिकॉज अप्रैल एंड और मई के जो करंट अफेयर्स है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक मैंने क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट के हैं इस पूरी सीरीज में। तो बिल्कुल फोकस्ड रह के पढ़िए। और मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कराती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, और एक्सप्लेन करने के बाद साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि चलो इस बार ये वाला क्वेश्चन आ रखा है तो नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से। तो आप लोग ना अगर ये सीरीज मेरी कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर करना है। यानी कि अगर मैंने बोला है कि यार इस टॉपिक में 50 क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन 50 के साथ मैंने अलग आपको टॉपिक भी दे रही हूँ होमवर्क में कि इस क्वेश्चन में आज ये रिवाइज कर लेना, ये टॉपिक रिवाइज कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज वो करके सो, ठीक है। 8 बजे वीडियो आ जाता है, 8 से 9, साढ़े 9 तक ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होती है। बट मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन में तो उसको पॉज करो, खुद से आंसर निकालो, और 50 में से कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे बताओ। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स देती हूँ, वो टॉपिक पढ़ के सोया करो, ताकि अब देखो लास्ट मिनट में तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तो रिवाइज करेंगे, इसी तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, चाहे आप लास्ट में शेयर करो, ठीक है। लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई फीडबैक है वो भी बताओ। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल @डिस्कवर स्टडी, सिर्फ डिस्कवर स्टडी में मिलेगी, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अभी तो मैंने डाली नहीं है, आज डाल दूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैच द फॉलोइंग वाला इंग्लिश हिंदी में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे बहुत कम जगह होती है। देखो अब ये वाले इस तरीके से क्वेश्चन पूरी इंग्लिश हिंदी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मैच द फॉलोइंग है। आजकल ना इंडो पैसिफिक पे ना बहुत ज्यादा बातें हो रही है, एंड क्वाड ले लो आप, ठीक है, क्वाड ले लो, ऑकस ले लो आप, ठीक है, या फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ले लो आप, या फिर आपका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ले लो, ठीक है। इन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस बार एक, ठीक है, ये ध्यान रख लो। ये जो चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई है ना, इसको आपको पढ़ के जाना है। चलो पहला है कि कंट्रीज है और कंट्रीज से रिलेटेड डिस्प्यूट है। आपको पता है हमारा जो ये इंडो पैसिफिक है, एक तो इंडियन ओशन है, जो आपका ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इधर आपने बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्यूट्स देखे होंगे। जब तक आप इसे मैच करो, कैम्बोडिया वियतनाम के बीच में कौन सा है, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार मलेशिया फिलीपींस, वियतनाम फिलीपींस, स्पेटिस आइलैंड्स, लैंद्रंग एंड आइलैंड्स ऑफ वे, डाइलंग और सबा या फिर नॉर्थ बोर्नियो, इसको मैच करो। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ईस्ट चाइना सी में आपका सेनकाकू और या फिर डायू आइलैंड की बात होती है, ठीक है। ये किसके बीच में डिस्प्यूट है, ये चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। आर्टिफिशियल आइलैंड से रिलेटेड चीजें जो है उसे याद रखना। अनक्लॉज याद रखना कि अनक्लॉज आपका 1982 का है। चाइना ने इसे रेटिफाई कब किया, इस तरीके से पूछ सकते हैं। 1996 में इसको रेटिफाई किया है। हम इसके मेंबर है कि नहीं, हमने कब किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका सबसे पहले बोर्नियो, ठीक है, ये जो बोर्नियो वाला आइलैंड है ये आपको पता ही है। बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट बताओ, ठीक है। एक तो ये लिख लेना। इसके अलावा देखो मैं थोड़ा याद कर रही हूँ क्या क्या टॉपिक है। साउथ चाइना सी पे आ सकता है, कुछ आइलैंड्स पक्का आ सकते हैं, जैसे कि एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा एक डियागो गार्सिया है, ठीक है, डियागो गार्सिया है। ये कहाँ पे है, यह है आपका इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में है। इधर बेसिकली यूएस का नेवल बेस है, ठीक है, यूएस का बेस है यहाँ पे, राइट, इसको ध्यान में रखना। त्रिंकोमाली और हनुमान टोटा पोर्ट आ सकते हैं। पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट को मैच करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ग्वादर पोर्ट को मैच करो, त्रिंकोमाली वगैरह, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स आ सकते हैं। चाबार करके इस तरीके से आ सकता है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वो ये है, देखो साउथ चाइना
सी में ना कंट्रीज ना अपने क्लेम करती हैं, जैसे कि ये आपका साउथ चाइना, इधर पूरा चाइना हो गया, दिस इज वियतनाम, ठीक है, ब्लू वाला वियतनाम है, मलेशिया आपका ग्रीन वाला है, ब्रुनई आपका ये ऑरेंज वाला है, पिंक में आपका फिलीपींस है। 3 आइलैंड्स के नाम ये रट लो। एक तो पैरासल आइलैंड, ये देखो कहाँ पे है, वियतनाम, चाइना, ठीक है, इसी के बीच में है, और इस साइड फिलीपींस पड़ता है। स्कार्बोरो शॉल देखो, इधर ताइवान पड़ता है, ऊपर फिलीपींस और नीचे ही आ रहा है। चाइना क्लेम करता है कि ये जो 9 डैश लाइन है ना, ये जो रेड रेड लाइन है, ये सारी उसकी है, ठीक है, और ये नीचे स्पेटीज आइलैंड। तो इनकी ना लोकेशन एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है, बिकॉज चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो वियतनाम और फिलीपींस की मैंने बात की है, देखो ये रहा वियतनाम, ये रहा फिलीपींस, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा डिस्प्यूट हो सकता है इसमें से बताओ। स्पेटीज वाला किसके बीच में होगा, वियतनाम। ये जो स्पेटी आइलैंड है इसके नीचे देखो ये मलेशिया पड़ रहा है, फिलीपींस पड़ रहा है, ठीक है, मलेशिया और फिलीपींस का अगर ये होगा, ठीक है, देन आता है, ठीक है, दिस इज स्पेटीज। उसके अलावा ये किस में है, ये इसमें है, ठीक है, वियतनाम कंबोडिया का दाइरंग, एंड म्यांमार थाईलैंड का आपको पता है बोर्नियो वाला, एंड आपका ये वियतनाम एंड फिलीपींस, मलेशिया एंड फिलीपींस हमने कर लिया था, सॉरी मलेशिया फिलीपींस में हमने कर दिया, सॉरी, ठीक है, ये आपका इधर, दिस शुड बी डी का होना चाहिए ना, डी का फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। वियतनाम और फिलीपींस के बीच में स्पेटीज है, राइट। उसके बाद आता है आपका मलेशिया फिलीपींस, दैट शुड भी आपका बोर्नियो वाला, नॉर्थ बोर्नियो सबा रीजन वाला। उसके बाद आता है आपका म्यांमार थाईलैंड, दिस इज दाइरंग, एंड कंबोडिया वियतनाम, ये आइलैंड ऑफ पे, राइट। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग सेड वी कैन नॉट शेड अवर वैल्यूज इन द वे वी रिमूव अवर कोट्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जिस तरह हम अपने कोट को हटाते हैं उस तरह हम अपने मूल्य को नहीं छोड़ सकते। हिंट दे देती हूँ, पीटर लास्लेट, डेविड एस्टन, ईसा बर्लिन और रॉबर्ट डायल। हिंट दे देती हूँ, द पॉलिटिकल सिस्टम एक बुक थी, ठीक है, 1953 की, इन्होंने लिखी है। सिस्टम अप्रोच, ठीक है, इन्होंने दे रखी है। बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के यही वो हैं, दिस इज डेविड एस्टन, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, अच्छा एक और क्वेश्चन जो आप आज रिवाइज करेंगे, बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये आप एक बार रिवाइज करना है आज। नेक्स्ट, हु सेड जीन जैक्विस रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबियन डेस्पोटिज्म। जैकोबियन क्लब था बेसिकली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता था, ऑफ सिसेरियन डिक्टेटरशिप एंड इंस्पायरर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैंट एंड ऑफ हीगल। हीगल का क्या है, आइडलिज्म, ठीक है, बेसिकली आदर्शवाद वगैरह ये सब की चीजें। किसने कहा, जीन जैक्विस रूसो जैकोबियन निरंकुशता सिसेरियन तानाशाही के पिता और कांट और हीगल के पूर्व सिद्धांतों के प्रेरक हैं, दिस इज ड्यूगॉइट, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म, अच्छा रूसो का आपने एक चीज सुनी होगी, इनकी थी जनरल विल। ये बोलते थे कि यार लोगों को ना सिविल, एक तो लोगों को सिविल यानी कि नागरिक और लीगल यानी कि न्यायिक इक्वालिटी, समानता मिलनी चाहिए, ठीक है, इसके ये फेवर में थे। कैसे मिलेगी कि स्टेट को एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या था, इनका कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस था जनरल विल, ठीक है। जनरल विल क्या होता है, जनरल विल होता है सम टोटल ऑफ रियल विल्स, ठीक है, सम टोटल ऑफ रियल विल जो कि है रैशनल, जिसमें तर्क संगतता है, ठीक है, जो सोच समझ के ले जाती है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं है, बट रियल इसका मतलब रैशनल, राइट। जो रियल विल होती है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल पे होती है और जनरल विल सबकी मिला के, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, ठीक है, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी बोल सकते हो, उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बोल सकते हो। किसने ये फॉर्म की है, दिस इज एम.के. गांधी है, एम.एन. रॉय है, अरविंदो घोष है, या फिर आपके बी.आर. अम्बेडकर। तो दिस इज एम.एन. रॉय। कब थी ये, 1939 में थी, और रेडिकल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो 1940 में थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों आई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इसलिए आई थी कि जो इंडिया है ना वो किस तरीके से वो जो वॉर है उसमें जो अपने एलाइज उनकी साइड ले, ठीक है, उस तरीके से उन चीजों को सपोर्ट कर रही थी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी के दो चीजें आती है, एक तो क्रोनोलॉजी उनके द्वारा लिए गए जैसे बहुत सारी मूवमेंट्स आंदोलन की,
ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए मूवमेंट्स की, और दूसरा उनके द्वारा बनाए गए आश्रम, जैसे फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म्स, ठीक है। ये सारी चीजें ना आपको बहुत बार आएगी, मैंने कल भी बोला था कि उसको रिवाइज कर लेना एक बार पक्का, क्योंकि महात्मा गांधी में क्वेश्चन आ ही जाता है कभी ना कभी। ऑर्गेनाइज द इंडस्ट्रियल वर्कर इन अहमदाबाद फॉर हायर वेजेस, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स एट चंपारण, ठीक है, नील बागान की बात हो रही है, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों की उच्च मजदूरी के लिए, ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे? केरा सत्याग्रह। कायरा सत्याग्रह किसके लिए? लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की वसूली के लिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ विरोध। तो देखो ये कितना इजी है, ये जो एशियाई वाला है ये इन्होंने अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में कब किया था? आई थिंक 1907 में, ठीक है, 1907 में किया था। एंड 1910 में इन्होंने शायद से टॉलस्टॉय फार्म बनाया था, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म। और 1915 में आपको पता है 9 जनवरी कहाँ पे आए थे? ये इंडिया आए थे, राइट। चंपारण वाला आपको पता है 1916-17 के अराउंड है, ठीक है। ये आपका अगर मैं देखूंगी तो फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा, एक ही ऑप्शन में। देन सेकंड आएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, देन आएगा आपका कैरा सत्याग्रह उसके अगले साल 17 में, एंड देन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, राइट। नेक्स्ट 2 मैच लिस्ट करना है कि थ्योरीज है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, राजनीतिक जो पार्टी है उसकी, और उसके प्रोपांडर कौन है। देखो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन या फिर इलेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। पॉलिटिकल पार्टीज की थ्योरी ले लो, स्पेशली अगर मैं डुवर्जर की बात करूं, ठीक है, उनके आज आप डुवर्जर की पॉलिटिकल पार्टीज बुक भी है इनकी, ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसकी क्या क्या कैटेगरी थी और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या क्या कैटेगरी थी एक बार। डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, स्पेशल डेवलपमेंट यानी कि विकास वाला सिद्धांत, स्पेशल यानी कि स्पेशल होता है कि जगह से संबंधित कि कितना उनका फैलाव है। रीअलाइनमेंट यानी कि रीअलाइनमेंट की किस तरीके से उनका अलाइनमेंट हो रहा है किसी मुद्दे पे या किसी विचारधारा पे। और 14 परमिएशन, परमिएशन मतलब कितनी इजाजत है, कितना लोगों के उसमें है फेवर में। जियोवानी सर्तोरी, जोसेफ ला पलम्बेरा, आपके मॉरिस डुवर्जर, बर्नहम एंड सैंडर्स्ट, ठीक है। मुझे बताओ कि किसने कौन सी थ्योरी लिखी है, फटाफट से बताओ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ना एक ही आपको करना होता है, उसी से ही सब चीज हो जाती है। सो दिस विल बी आपका ये वाली थ्योरी, ठीक है, दिस इज डेवलपमेंटल थ्योरी पलम्बेरा की है। स्पेशल आपकी सर्तोरी पड़ेगी फिर, एंड रीअलाइनमेंट बर्नहम, एंड परमिएशन आपका मॉरिस डुवर्जर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट अगेन एक थिंकर है और बुक्स हैं, ठीक है, एंटोनी डाउन्स, गैब्रियल आर्मन एंड सिडनी वर्बा, स्टेन रोकन, गोस्टा स्प्रिंग एंडरसन, ठीक है। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आर्थिक सिद्धांत, ठीक है, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत। द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, ठीक है, पूंजीवाद, किसकी बात? पूंजीवाद की बात हो रही है, कौन से? कल्याणकारी। द सिविक कल्चर बुक है, आपको ये पता है, सिटीजन्स, इलेक्शंस और पार्टी, नागरिक, इलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनाव और पार्टीज, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो गैब्रियल आर्मन एंड सिडनी वर्बा की बुक है, आपको पता है, द सिविक कल्चर 1963 की। तो बी का थर्ड है। इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन ये देखो हो गया, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक मतलब जो थ्योरी है वो डाउन, वो नीचे आ गई है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एंटोनी डाउन्स याद कराया आपको। एंड उसके अलावा है स्टीन रॉकन का रोको, किसको? नागरिकों को, चुनाव को, पार्टी को, इस तरीके से हमने याद किया था। गोस्टा स्प्रिंग एंडरसन, 3 वर्ड्स हैं इनके वेलफेयर कैपिटलिज्म के। नेक्स्ट इन द इलेक्टोरल स्टडीज रैशनल चॉइस मॉडल। अब ये ध्यान रखना, रैशनल चॉइस मॉडल हम बहुत जगह यूज करते हैं। पब्लिक पब एड वाली जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट नंबर 9, उसमें हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी, रैशनल चॉइस मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी, वो सब यूज करते हैं। हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर विच वाज डेवलप्ड बाय, ठीक, किसने इसे डेवलप किया था? एंटोनी डाउन्स का तो आपको पता है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ स्टेट या फिर डेमोक्रेसी बोलोगे ना, स्टेट या फिर डेमोक्रेसी, ये दोनों एंटोनी डाउन्स। कार्ल डूश का है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार वाला जो सिद्धांत है, ठीक है। अब ये दोनों में से ही एक होगा, दिस इज एलिनोर ऑस्ट्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा इसमें ना कार्ल डूश की जो कम्युनिकेशन थ्योरी है ना वो पढ़ लेना, ठीक है, उसके फीचर्स पढ़ लेना एक बार। कम्युनिकेशन थ्योरी के फीचर्स आपको मैंने कल साइबरनेटिक्स की भी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट
हु अमंग द फॉलोइंग इलीट थ्योरीज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलीट थ्योरीज में से ये स्टेटमेंट बोली है, अ मैन इज इफेक्टिव इन सोसाइटी एज अ होल नॉट सो मच बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल क्वालिटीज एज बिकॉज ऑफ द सोशल एनर्जीज विच हैव बीन डिपोजिटेड इन हिम बाय द मास, ठीक है। निम्नलिखित विशेष सिद्धांतकारियों में से किसने कहा है कि एक व्यक्ति समग्र रूप से समाज में प्रभावी होता है ना कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, जिसकी समाज में ऊर्जा के कारण जो जानता है द्वारा की गई। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो इलीट है ना वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है, इंडिविजुअल उसमें कितनी भी खूबियां होगी उसकी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मासेस ने जो उनको एनर्जीज दी है, उनको दायित्व दिया, अथॉरिटी दी है, उसकी वजह से है। ये जो रूल ऑफ मासेस है ये किसने दे रखा है? ऑब्वियस सी बात है गैसेट ने, ठीक है। इन सबका ही मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें एक बार बता देती हूँ। देखो, रॉबर्ट मिशेल की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टीज इनकी भी बुक है और डुवर्जर की भी बुक है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज बुक इनसे रिलेटेड है। द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इनसे रिलेटेड है। द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या बोलता है? द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या बोलता, कुलीन तंत्र बोलता है ओलिगार्की को, वो बोलता है कोई भी लोकतंत्र हो, कोई कैसे भी डेमोक्रेसी हो, बाद में ना उसे चंद लोग चलाते हैं। ओलिगार्की क्या होती है कि एक रूल, एक शासन जो चंद लोगों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, वो बाद में उसी फॉर्म में आ जाती है। गेटनो मॉस्का देखो, मिशेल बोलते थे ना, जो ये मिशेल थे सबसे पहले जो बोलते थे कि यार सोसाइटी ना डिवाइडेड है, सोसाइटी में ना कुछ डिवीजन है। मॉस्का बोलते थे यार डिवीजन पता है क्या है, एक तो रूलर है आपका सोसाइटी में और दूसरे कौन है, जिनके जो रूल्ड है, रूल्ड जिनको उन्होंने मासेस बोला था। गैसेट बोलते थे कि यार मासेस, ये जो मास लोग हैं ना, यही तुमको एक तरीके से एनर्जी देते हैं, एक अधिकार देते हैं, दायित्व देते हैं, जिसके द्वारा तुम रूल कर पाते हो। पेरेटो ने सबसे पहले इलीट शब्द का यूज किया था, इलीट और मासेस का यूज किया था, और उन्होंने बोला था कि सोसाइटी में ना बैलेंस है। एक इलीट मतलब किस तरीके के लोग हैं, एक जो मसल पावर वाले, एक जो दिमाग के पावर वाले, ठीक है, ब्रेन पावर। तो कहते हैं सोसाइटी में ना हमेशा ना दोनों का एक बैलेंस बना रहता है। अगर बहुत ज्यादा ब्रेन वाले हो गए तो उनको बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने के लिए मसल पावर ले आते हैं, और बहुत ज्यादा मसल पावर हो गए उनको बैलेंस करने के लिए दिमाग वाले लोग ले आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स बोला जाता है इसको, ठीक है। इनकी बुक्स एक बार याद कर लेना, पैरेटो की बुक्स कौन सी है, ये सारी चीजें, इन चारों की मुझे बुक्स पक्का आज आपने याद करनी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जो जो बोल रहे हो ये याद करो, ये रिवाइज करो, इसका मतलब है कि आपको करना है। वाई? क्योंकि यार यही तो होता है ना इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट प्रिपरेशन में यही होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो फटाफट करते चलो। नेक्स्ट, who said the following, new light has been poured upon us teaching us new lesson that kings are made for the people and not the people for the kings। बहुत अमेजिंग लाइन है ये, हम पर एक नया प्रकाश डाला है जिसमें हमें ये सबक मिला है कि जो राजा है ना वो लोगों के लिए बना है, ना कि लोग राजा के लिए। पहले ये माना जाता था ना कि राजा सुप्रीम है, डिवाइन पावर है, तो इसको रिजेक्ट किया है। किसने किया? सबसे पहले किसने किया इन चारों में से, ठीक है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। करा तो सब नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट लाइन किसने बोली है? दिस इज दादा भाई नौरोजी। अब देखो, दादा भाई नौरोजी वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, राइट, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम थोड़े बहुत क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। Who among the following has favored पंचायती राज सिस्टम by giving the following statement in the Indian Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित बयान देकर पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था कि यार हाँ पंचायती राज होना चाहिए? क्या बोला था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेजेस में बी ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेजेस एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर। उन्होंने बोला था लोकतंत्र के हित में गांव में को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है, हमें गांव में सुधार करने और वहां सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। ये कौन थे? अनस्थराम अयंगर, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following is editor and author of the book The New Regional Politics of Development? अच्छा, यूनिट नंबर 8 है आपकी पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एक बार फटाफट, पहले हम 2 मिनट ये सुन लो। इस पर्टिकुलर यूनिट में ना अगर कोई थ्योरी वगैरह किसी ने दे रखी है तो सीधा सीधा नाम पूछते हैं। इस पूरी यूनिट में से कुछ भी ज्यादा ना एनालिटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता ही नहीं है।
इसमें से मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, ठीक है। ये बुक दे देंगे, कोई थ्योरी दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, क्रोनोलॉजी, ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस यूनिट नंबर 8 की जितने फैक्चुअल डेटा याद कर सकते हो ना, वो सबसे अच्छा है। द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट किसकी बुक है ये? रेनहेल्ड बेंडिक्स, ठीक है, अरियांट एम केकोविच, एंटोनी पेन, ठीक है, और पार्था चैटर्जी, ठीक है। दिस इज एरी एम केकोविच, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट, कि कमजोर और मजबूत राज्य के रूप में इंडिया को, भारत को किसने वर्णित किया है? लॉयड एंड सुजैन रुडॉल्फ ने, गुनार माइनर ने, रजनी कोठारी ने, केसी व्यारन ने। बताओ फटाफट। इसमें ना एक बार, हाँ एक चीज और देखो, इंपॉर्टेंट लोगों की ना लिस्ट बनाओ। जैसे मैं बता देती हूँ, पार्था चैटर्जी, ठीक है, पार्था चैटर्जी के बारे में, दूसरा सुजैन, ये 2, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5वां है सारतोरी, ठीक है, और हाँ रजनी कोठारी, ठीक है। ये 5-10 लोग है ना, इनकी बुक्स, इनकी दी गई लाइंस, इनके दिए गए थ्योरीज क्या क्या है, बस वो याद कर लो, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। दिस इज गुरनाल माइडर, ठीक है। रजनी कोठारी ने जैसे कि कांग्रेस सिस्टम किसको बोला था, किस चीज को बोला था कांग्रेस सिस्टम, ये बताओ। हु हैज कॉल्ड इंडिया अ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट। अब देखो इंडिया के बारे में ये आ गया ना कि कौन सी स्टेट बोल रखी है, किसने बोला है कि स्टेट पॉलिटिक्स के कौन है, मायरॉन वीनर वगैरह, इस तरीके से। देखो इसके बाद आ गए 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्रिस्टोफर शेफरेट का इतना नहीं आता, 6, 7, 8। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए आपको। पोलार ब्रास, ठीक है, पोलार ब्रास का इंपॉर्टेंट, देखो इस बार पोलार ब्रास पे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है आप सभी को पता है, ठीक है। जेम्स मैनर, ठीक है, दिस इज जेम्स मैनर ने कहा था, बट पोलार ब्रास को इस बार आज रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है उनकी बुक। सबसे पहली बात तो पोलार ब्रास पे भी आ सकता है, दूसरी बात एनसीईआरटी इस बार अपडेट हो रही है ना, इस वजह से उन्होंने एक इंडिया में एक एनसीईआरटी में भी कंट्रीब्यूट किया है। कौन सी एनसीईआरटी लिखी है उसका नाम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आ सकता है, पोलार ब्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, who built on Kenneth Walls argument concerning the stability of bipolar system as compared to multipolar system। बहुध्रुवीय प्रणाली की तुलना में द्विध्रुवीय प्रणाली की स्थिरता में से संबंधित केनेथ वॉल्स के तर्क पर किसने निर्माण किया? किसने बोला कि हाँ ठीक है, बाइपोलर सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है मल्टीपोलर सिस्टम से। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि यार 2 साइड्स हैं और 2 साइड, वही वाली बात होती है कि अगर तुम्हें टाइकांडो आता है, मुझे बॉक्सिंग आती है, हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। कोल्ड वार वाली आइडियोलॉजी सोच लो। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक साइड, दोनों स्ट्रॉन्ग साइड है, गलती से हार गई ना, बहुत बेइज्जती होगी, राइट? ये वाली बात है। स्टैनली हॉफमैन, चार्ल्स किंडरबर्ग, जॉन मशाइमर या फिर जॉन गेटिस। दिस इज जॉन मशाइमर। आपको पता होगा रियलिज्म, ठीक है, न्यो रियलिज्म 2 तरीके के हैं, ठीक है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है कि यार स्टेट चाहता है कि यार मेरी पावर बढ़े, ठीक है, मेरी समाज में पावर बढ़े। डिफेंसिव में क्या है, स्टेट चाहता है कि यार मेरी ना सिक्योरिटी बढ़े, ठीक है, मेरी सिक्योरिटी बढ़े। तो ये जॉन मशाइमर कौन से चीज को फॉलो करते थे? ये ऑफेंसिव, कि यार मेरे को पावर बढ़ानी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सब बोलते हैं ना कि हमें अपनी पावरफुल, जितना पावरफुल होगा उतने उसके नेशनल इंटरेस्ट पूरे होने के ज्यादा चांसेस है। सो इसके प्रोपोनेंट कौन है? जॉन मशाइमर, याद रखना। फॉर हीगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फैमिली इज द थीसिस, बुर्जुआजी सोसाइटी इज एंटीथेसिस एंड स्टेट रिप्रेजेंट सिंथेसिस। परिवार थीसिस है। थीसिस क्या होता है? यार तुमने कोई तर्क दिया, ठीक है। एंटीथेसिस क्या होता है? कि उसका अपोजिट में कुछ तर्क आया, ठीक है। सिंथेसिस क्या होता है? कंक्लूजन, कि दोनों को मिलाकर हमने क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है, निष्कर्ष निकाला, राइट। सो फैमिली थीसिस है, बुर्जुआजी जो हमारी सोसाइटी है, कैपिटलिज्म, वो क्या है? एंटीथेसिस। दोनों को, फैमिली को भी बचाए रखने के लिए, बुर्जुआजी सोसाइटी को बचाए रखने के लिए एक बैलेंस जो हमारे पास आता है, वो कौन देता है? स्टेट देता है। द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल। तर्क संगत वास्तविकता है और जो वास्तविकता है उसमें तर्क संगतता है, यानी कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। कॉन्ट्राडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंटिंग अस
रीचिंग ट्रूथ, ठीक है। विरोधाभास हमें सच्चाई तक पहुंचाने में बाधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला उसके अगेंस्ट मुझे कुछ मिलने को पता चलेगा, तभी तो मैं दोनों चीजों को मद्देनजर रख के फाइनल अपना कंक्लूजन निकालूंगी, राइट। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट सही है, राइट। हीगल ने आपको पता है ना कि पूरा 5 या 6 लेवल का वो चीज दिया था कि पहले इनऑर्गेनिक वर्ल्ड होता है, फिर ऑर्गेनिक वर्ल्ड होता है, फिर ह्यूमन बीइंग आते हैं, फिर फैमिली आती है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर स्टेट आती है। तो वो हर एक चीज याद रखना। फैमिली को उन्होंने थीसिस बोला है, सोसाइटी को एंटीथेसिस और स्टेट को सिंथेसिस। स्टेट को बोलते हैं कि सबसे ऊपर है, एब्सोल्यूट है। उसके अलावा इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, उसको दिया, उसका कॉन्सेप्ट हीगल ने दिया है। स्टेट को बोल रखा है कि भगवान का धरती पे क्या है, मार्च है, ठीक है। और स्टेट को बोल रखा है हमेशा एब्सोल्यूट होती है, हमेशा सही होती है, कुछ गलत नहीं करती, ठीक है। इस तरीके से बोला है। हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ यूनिलीनियर प्रोसेस। यूनिलीनियर क्या होता है कि जो एक ही जगह चलती है, जैसे ये एरो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, वो निम्नलिखित में से किसने एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती दी है? शील्स ने, हंटिंगटन ने, आलमंड ने या फिर हार्पर ने? आलमंड होगा ये, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेट ना ये आलमंड जी के नाम के साथ बहुत ही अनफेयर चीजें करता है। दिस इज हंटिंगटन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपको पता है? अच्छा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मेंशन किया है 9 सिविलाइजेशन है जो आपस में क्लैश करते हैं। क्या उन 9 सिविलाइजेशन का नाम मुझे मिल सकता है? जैसे अफ्रीकन, चाइनीज, ऐसे इन्होंने बोला अफ्रीकन हो गया, चाइनीज वाला कल्चर बोला था, हिंदू बोला था, इस्लाम बोला था, क्रिश्चियन बोला है, बुद्धिस्ट बोला है, ठीक है, लैटिन अमेरिकन भी बोला है इन्होंने, उसके अलावा जापानीज वगैरह को भी वो दे रखी है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने यूरोपियन, ठीक है, इस तरीके से 9 सिविलाइजेशन की बात करी है। उन्होंने बोला है कि हमेशा ना सिविलाइजेशन ना आपस में क्लैश करते रहते हैं, ठीक है, और हमेशा ये जो हमेशा चेंजेस आते हैं, ये सब आते हैं तो क्लैश की वजह से ही आते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक कब आई थी? और 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है। इसको जरा रिवाइज करना आज, ठीक है। एक ये और एक ये 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आपको पता है फर्स्ट वेव और रिवर्स वेव, ठीक है, फिर सेकंड वेव, फिर सेकंड रिवर्स वेव, फिर आपकी थर्ड वेव, फिर हाइब्रिड वगैरह वाला सिस्टम आता है, और देन आपका आता है तीसरा चीज अरब स्प्रिंग, ठीक है। प्लीज ये आज ये वाले टॉपिक कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, बट क्वेश्चन कराने के साथ साथ जो मैं टॉपिक दे रही हूँ उसको अगर तुम याद आज ही रिवाइज कर लोगे ना तो तुम बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन में होगे। कहीं से भी ढूंढ के करो, चाहे फटाफट नेट खोलो, नेट से ही करना है, रिवाइज लेकिन करना है। अरब स्प्रिंग के बारे में जरूर पढ़ना। नेक्स्ट, थिंकर्स है, कॉन्सेप्ट है, और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं हो रखा, ठीक है। एस्टन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी कि नियामक तंत्र, ठीक है। डूश का मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण। शील्ड्स का स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन यानी कि संरचनात्मक भिन्नता। लूसियन पाई का नेगेटिव फीडबैक यानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया। सो मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या है, कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच कौन सा हो रखा है? देखो, पहली बात तो ये फीडबैक वगैरह ये सारी चीजें आपका आएगा कार्ल डूश का नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड है। तो सेकंड वाला तो फोर्थ वाला तो डेफिनेटली है, तो फोर्थ वाला डेफिनेटली है। तो देखो कि थर्ड वाला भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो शील्ड्स का है ना, ये मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की इनका, एडवर्ड शील्ड्स ने बेसिकली 5 टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम दिए थे। वो 5 टाइप के सिस्टम आप आज एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, ठीक है। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की वगैरह इस तरीके से। और उसके अलावा आता है लूसियन पाई। दिस इज लूसियन पाई का स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, और बेसिकली लूसियन पाई भी होगा, इसमें गैब्रियल आलमंड आ सकता है, राइट, ये सारे लोग आ सकते हैं। सो दिस विल बी आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, डेविड रेगुलेटरी मैकेनिज्म सिस्टम में होता है, जनरल सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन ऑफ गैब्रियल आलमंड्स पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इनपुट फंक्शन गैब्रियल आलमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों याद कर लेना। इनपुट 4 है और आउटपुट आपके पास कितने हैं? 3 है, ठीक है। अब इनपुट तो ये है, इनको मतलब उसमें लगाओ, क्रम में लगाओ। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है,
ठीक है, ब्याज नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जो तुम्हारे मेन डिमांड्स है उसको एकत्रीकरण करना, एकत्रीकरण। दूसरा अभिव्यक्ति आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार। सो इतना पता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में करोगे। इसको इनपुट कैसे करोगे, चलो सबसे पहले मैं सोशलाइज होंगी और बंदों को रिक्रूट करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं थर्ड वाला स्टेप करूंगी, तो ये दोनों हटा दो। ठीक है, रिक्रूट करने के बाद मैं अंदाजा लगाऊंगी, अभिव्यक्ति करूंगी कि यार ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी कि यार ठीक है तुम्हारी डिमांड्स क्या है बताओ मुझे। ठीक है, फर्स्ट में ये करूंगी, सेकंड में ये करूंगी, थर्ड में मैं ना सबकी डिमांड इकट्ठी करके ना एकदम स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि हाँ मुझे ये डिमांड पुट फॉरवर्ड करती है, चौथे में कम्युनिकेशन करूंगी। दिस विल बी बी। नेक्स्ट, जॉब लोडिंग मीन्स, ठीक है, जॉब लोडिंग का क्या अर्थ है, डेलिब्रेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस, जिम्मेदारी, दायरे और चुनौतियों का जानबूझकर उन्नयन। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कि एक कर्मचारी को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट करना, स्थानांतरित करना। मेकिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग, काम को और अधिक रोचक बनाना। देखो लोडिंग, लोड ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं बनेगा, इंटरेस्टिंग नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, लोड ज्यादा पड़ रहा है तो ट्रांसफर नहीं है। यह है कि जानबूझकर, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल प्रिंसिपल, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है क्लासेसिस्ट लैक बिहेवियर एनालिसिस, क्लासेसिस्ट में व्यवहार विषयता का अभाव है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि फॉर्मल थ्योरी है, इसमें बोल रहे हैं कि बिहेवियर नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहे ना कि फॉर्मल क्यों है। इनको बोलना चाहिए था कि रूल बेस्ड है या ये बेस्ड है, क्या चीज नहीं है उससे नहीं पता चलता। Which of the what is the methodology proposed by Herbert Simon? Herbert Simon द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रणाली क्या है? बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का दिया था, डिसीजन मेकिंग का दिया था, या सेटिस्फाइंग वगैरह इसका दिया था, मुझे बताओ। देखो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो क्या है, ट्रू नॉलेज वही होती है जो फैक्ट्स पे निर्धारित होती है, यानी कि फैक्ट्स जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, जिसके पीछे कुछ रीजन हो, ठीक है, कुछ तर्क हो। बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब होता है ना कि हमें क्या करना है, जैसे आप लोगों, आप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हो। देखो बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली हर्बर्ट साइमन ने। उन्होंने क्या बोला था कि देखो आप डिसीजन लेना है, अब आपको सोचोगे कि यार मेरे को नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, बट आप क्या सोचते हो, तैयारी सही नहीं है तो चलो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, मैं यूजीसी नेट ही निकाल लूंगा, मेरे को जेआरएफ के लिए इतना क्यों मैं लोड करूं। दिस इज बाउंडेड रेशनैलिटी की जो आपका तर्क संगतता है ना वो बंधी हुई है। नेक्स्ट, नेम द स्कॉलर हु एनालाइज लीडरशिप एज अ सर्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने नेतृत्व, ठीक है, लीडरशिप को क्या बोला है, परिपत्र प्रतिक्रिया बोला है। टेलर, मिलेट, आपके एमपी फॉलेट या फिर चेस्टर बर्नार्ड। दिस इज एमपी फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट, हु कॉइन द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। इनमें से एकीकरण का कारणात्मक सिद्धांत शब्द किसने गढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट है ना उसका जो इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इंटरेस्ट है, ठीक है, अपने खुद के जो आंतरिक जो इंटरेस्ट है उसी के बेसिस पे वो टेक्निकल, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह ऐसे मतलब ये सारे फॉरेन वगैरह अपने रिलेशंस रखता है। ठीक है, फंक्शनिस्ट अपने फंक्शन के हिसाब से काम करता है। दिस इज डेविड मित्रानी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्टन कैप्लन्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ये सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं मॉर्टन कैप्लन। ठीक है, उसका सही क्रम क्या है, बैलेंस ऑफ पावर, लूज बाइपोलैरिटी, टाइट बाइपोलैरिटी, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। देखो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि किसी के पास भी ना पावर इतनी ज्यादा नहीं है, सब एक बैलेंस में है। ठीक है, एक बैलेंस है, आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। जैसे तराजू में होता है ना कि एक दोनों साइड बराबर है तो ठीक है, थोड़ा पीसफुल है, राइट। लूज बाइपोलैरिटी, ढीली द्विध्रुवता, यानी कि एग्जैक्टली देखो टाइट बाइपोलैरिटी क्या होती है कि दो पोल्स हैं, जैसे कि आपने कोल्ड वॉर में देखा नहीं था, एक तरफ यूएस एंड यूएसएसआर है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। अगर मैं अभी इसका एग्जांपल दूं तो यूएस एंड चाइना बोल सकते हो आप, किसमें,
इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इकोनॉमिक वाले रीजन में बोल सकते हो कि यार ये लूज बाइपोलैरिटी। मैंने लूज क्यों बोला, क्योंकि देखो एकदम टाइट भी नहीं है, क्योंकि देखो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या था, यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे पे निर्भर नहीं थे, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं थे। यूएस और चाइना के बीच में इकोनॉमिक क्लैश चलता रहता है, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे पे कई चीजों में निर्भर है। यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम ये कौन सा है, ये मल्टीलेटरल है, ये मल्टीलेटरल यानी कि बहु, ठीक है, बहुवादी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या एनालिसिस है, ये सारा आपका वैसे ही सही क्रम में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, who initiated international society theory as a combination of three schools of thought, realism, rationalism and revolutionaryism। अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय जो समाज है उसकी जो थ्योरी है उसको इस तरीके से किसने दिया है कि देखो एक तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद पे डिपेंडेंट है, दूसरा किस पे है, रैशनलिज्म यानी कि तर्क संगतता पे डिपेंडेंट है, और तीसरा रेवोल्यूशनरिज्म यानी कि क्रांतिवाद पे डिपेंडेंट है। मार्टिन राइट, केनेथ वॉल्स, हेडली बुल या फिर रेमंड एरन। दिस इज आपके मार्टिन राइट, ठीक है, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मॉर्गेंथ्यूज रियलिस्ट प्रिंसिपल, राइट। निम्नलिखित में से कौन से मॉर्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के भाग है। देखो हमेशा रियलिज्म में ना एक क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर पूछ लेते हैं, तो इसे पक्का रिवाइज करो। मॉर्गेंथ्यू के जो 6 के 6 प्रिंसिपल्स है ना उसे रीड कर लेना, ठीक है, मॉर्गेंथ्यू के प्रिंसिपल्स रीड कर लेना बस, ठीक है। पॉलिटिक्स इज रूटेड इन परमानेंस एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, राजनीति स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव में से निहित है। सेल्फ इंटरेस्ट इज बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, स्वार्थ मानव स्थिति का एक मूल तथ्य है। कोएशन इज ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जबरदस्ती विदेश नीति का ही एक हिस्सा है। नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ पावर, शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है। क्या आपके राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, ठीक है। सो मुझे बताओ सेल्फ इंटरेस्ट बेसिक फैक्ट है ह्यूमन कंडीशन का, बिल्कुल सही है। सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है तो इसको हटाओ। ओके, पॉलिटिक्स परमानेंट और अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट भी सही है, ठीक है, तो फर्स्ट तो है ही इन सब में। कोएशन इज ओनली पार्ट है क्या फॉरेन पॉलिसी का, ओनली तो नहीं आएगा, तो थर्ड को हटा दो। दिस विल बी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। ओनली पे ध्यान फोकस किया करो जब भी आ जाए। एक तरफ ऑथर से दूसरी तरफ बुक है, ठीक है। रिचर्ड लोवेंथल, बेंजामिन स्कॉल्स, ठीक है, एडगर स्नो, रिचर्ड एल सोलोमन। रेड चाइना टुडे, माओस रेवोल्यूशन एंड द चाइनीज पॉलिटिकल कल्चर, वर्ल्ड कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये रिपीट भी हो सकता है, बिकॉज आजकल कम्युनिज्म एंड चाइना पे काफी फोकस हो रहा है, तो चाइना के पॉलिटिकल कल्चर वगैरह से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। सो आपको होना चाहिए, एडगर स्नो की है रेड चाइना टुडे, सी का फर्स्ट, दिस विल बी ए, ठीक है। डी का सेकंड, माओ का रेवोल्यूशन और चाइनीज पॉलिटिकल वो, रिचर्ड लोवेंथेल का है कम्युनिज्म, वर्ल्ड कम्युनिज्म, एंड स्कॉल्स का है आपका कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लक्स। नेक्स्ट, who defined an ideology as a set of ideas by which men posit, explain and justify the ends and means of organized social action irrespective of whether such actions aims to preserve, amend, uproot or rebuild the social order। ये आइडियोलॉजी की एक डेफिनेशन है, मैंने आपको डेफिनेशन काफी सारी करा रखी है, तो ध्यान रखना। किसने एक विचारधारा को विचारों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा लोग संगठित समाज की क्रिया के अंत और साधनों को प्रस्तुत करते हैं, समझाते हैं और न्यायोचित ठहराते हैं, भले ही इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य किसी सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित, संशोधित, उखाड़ना या पुनर्निर्माण करना हो, ठीक है। किसने बोला है, डी ट्रेसी, मार्टिन शेलिगर, जी मैकलेनन या फिर जे लेरन, ठीक है। दिस इज मार्टिन शेलिगर, राइट। नेक्स्ट, the natural man will be one in whom strong conscious and steadfast reason has successfully harmonized self love and sympathy। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। स्वाभाविक आदमी वह होगा जिसमें मजबूत अंतःकरण और दृढ़ तर्क ने आत्म प्रेम और सहानुभूति में सफलता पूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है, और इसकी वकालत किसने की, ठीक है। इज इट हॉब्स, दिस इज इट रोजो, विथ इज बेंथम और लॉक, ठीक है। किसने बोला है ये, दिस इज रूसो। नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, ट्रीट अदर्स एज सेल्फ एंड हेल्प द अदर्स पर्सन इन नीड, ठीक है। हु सेइंग इज दिस,
समाज की राजनीति दो सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जैसे कि दूसरों को स्वयं के रूप में व्यवहार करें और दूसरों की जरूरत में मदद करें। ठीक है, इन दो प्रिंसिपल्स पे आप होने चाहिए। ठीक है, किसने बोला है ये? ठीक है, ये दो चीजें, दिस इज अरविंदो घोष। नेक्स्ट, अरविंदो घोष का मैं आपको बता देती हूँ 1910 तक इनका पॉलिटिकल जो फेज रहा है, एंड आफ्टर 1910 इनका थोड़ा स्पिरिचुअल फेज रहा है। ठीक है, इनकी आप बुक्स एक बार थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, बुक्स एक बार पढ़ लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में देख लेना। आज का सिर्फ इतना काम है, इनकी बुक्स एक बार देख लो। ठीक है, बुक्स इंपॉर्टेंट है इनकी। नेक्स्ट, in reference to presidential system which president of USA said for the folly of just one man may spell disaster for the whole nation। राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएस के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति की मूर्खता के लिए पूरे देश के लिए आपदा हो सकती है? ठीक है, कौन थे ये? दिस वॉज जिमी कार्टर। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी मैम करा रही है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद आंसर निकालो, फिर प्ले करा करो, नहीं तो मैं लाइव सेशन लेती ना। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है, उसके फीचर्स। ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं? ये है बुर्जुआजी मॉडल का डेवलपमेंट का, ऑटोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एक बंदा जो सारी चीजें ऑर्डर करता है। टेक्नोक्रेटिक टेक्निकल। ठीक है, पॉपुलिस्ट जो पॉपुलर है लोगों में। अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, आपकी जो शहरी आर्थिक बढ़ावा, ठीक है, और विकास करना किसके थ्रू? लेजिस्लेचर यानी कि संसदीय और चुनावी प्रोसेस द्वारा। ठीक है, सप्रेस मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है उसको, मध्यम क्लास है उसको दबाना। लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो भागीदारी है वो बहुत कम होना। और हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और बाहर की जो पूंजी आ रही है वो बहुत ज्यादा होना। स्ट्रेस ऑन हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज वेल एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है बट इकोनॉमिक असमानता भी होती है। बताओ क्या है ये? दिस इज पॉलिटिकल। देखो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है बुर्जुआजी में, लेकिन असमानता भी ज्यादा है। दिस इज बुर्जुआजी मॉडल। ऑटोक्रेटिक में यानी कि एक बंदा बोल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होगा। टेक्नोक्रेटिक में सप्रेस करेंगे मिडिल क्लास को। ठीक है, एंड आपका पॉपुलिस्ट मॉडल में, ये पॉपुलिस्ट मॉडल है तो भाई आपका संसद और चुनावी प्रोसेस द्वारा सब ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस विल बी बी। नेक्स्ट, Who among the following has adopted the political conflict approach in the analysis of revolution? निम्नलिखित में से किसने क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष दृष्टिकोण अपनाया है? थेडा स्कॉकपोल, एलेक्सिस दे टोकेविले, चार्ल्स टिली या फिर एमिली डुरहम? दिस इज आपके चार्ल्स टिली। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं बता रही हूँ, जो ये हमारा शेड्यूल 7 है, ये इधर से करंट स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल 7 के बारे में बहुत, उसकी जो लिस्ट है ना, मतलब उसके बारे में बहुत न्यूज में बात हो रही थी। ये मई 2022 की बात है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 66, कॉन्करेंट में 52। क्या सिनेरियो है मुझे बताओ, या नन ऑफ द अबव? गलत क्या है? गलत है स्टेट वाला, क्योंकि स्टेट में 61 है। स्टेट के जो 5 है वो इधर आ गए थे। ठीक है, पहले ये 97 थे, अब 100 हो गए। ये पहले 66 थे। ठीक है, ये ओल्ड है और न्यू ये है। ये पहले 47 थे ओल्ड, अब 52 है। यहां से 5 इधर सरकाए गए हैं। वो 5 कौन से? ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट्स आए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और वो 5 चीजें क्या क्या हैं वो आप आज मुझे रीड करके बताओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस है। सबसे पहले ये आजकल बहुत न्यूज में है, केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये केस कब का है? 1962 का। किससे रिलेटेड है? सेंट्रल स्टेट इशू, केंद्र राज के मुद्दे, सेडिशन। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल का अधिकार, प्रेसिडेंट का रूल, राष्ट्रपति शासन। तो ये सेडिशन का, सेडिशन मतलब है कि सरकार के खिलाफ मतलब बहुत सारी चीजें बोलना। ठीक है, भड़काऊ चीजें, दिस इज सेडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? अभी अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा एक नया क्वेश्चन मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस के कितने नंबर हैं? ठीक है, पहले क्या होता था? पहले होते थे 30 जजेस होते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी नंबर चेंज हुए हैं। ठीक है, न्यू नंबर कितना है?
ठीक है, ये मुझे बताओ। फर्स्ट जजेस केस को हम एसपी 1981 का है क्या ये, इसमें एसपी गुप्ता केस बोलते हैं। सेकंड जज केस क्या 1993 का है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस है क्या। थर्ड जजेस केस क्या 1998 और एडीआर का केस है क्या, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बताओ इनमें से गलत कौन सा मैच है, इसमें से गलत है थर्ड वाला। देखो ईयर सबके सही है, ये एडीआर का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। पहली बात, ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स निकालता कौन है, ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या है, एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, ये निकालता है ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का। इंडिया की रैंक कितनी है, 150 है। पहले कितनी थी, पहले 142 थी, खिसक के थोड़ी कम हो गई है 150, तो इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। इसमें रैंकिंग किस पे बेस्ड होती है, देखो 0 से लेकर 100 पे स्कोर दिया जाता है। 100 बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, ठीक है, और 0 वर्स्ट स्कोर है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 5 इंडिकेटर पे है, ठीक है, 5 संकेतक शामिल है, जिसमें पॉलिटिकल कंटेक्स्ट राजनीतिक संदर्भ है सबसे पहले। लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, कानूनी ढांचा कैसा है। तीसरा इकोनॉमिक कंटेक्स्ट आर्थिक संदर्भ, सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, और पांचवा है सेफ्टी सुरक्षा। इन पांचों इंडिकेटर्स पे डिपेंड पे आपकी रैंक आती है। इसमें इंडिया का स्कोर कितना है ये मुझे फाइंड आउट करके बताओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। IPEF की सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इसी साल आया है, 2022 में ही आया है ये, ठीक है। पहली बात, इसमें 13 कंट्रीज हैं, पहला ऑप्शन। इसके 4 पिलर्स हैं। इट इज अ फ्री ट्रेड अरेंजमेंट, ठीक है, ये फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है। करेक्ट मुझे बताना है, करेक्ट कौन कौन से हैं इसमें से बताओ। इसमें ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है, ये इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए जो यूएस है उसको सीनेट वगैरह उसका अप्रूवल चाहिए होता है, वो इसमें इतनी जल्दी मिला नहीं। 13 कंट्रीज कौन सी है, एक तो 4 तो क्वाड वाली कंट्रीज हो गई, ठीक है, प्लस क्वाड के अलावा प्लस 9 कंट्रीज और हैं। वो 9 कंट्रीज कौन सी है, एक बार फटाफट से इसको आप रीड करोगे, ठीक है, जिसमें मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर है आपका, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है आपका, ठीक है, साउथ कोरिया है आपका। इस तरीके से ना 3 कंट्रीज और हैं, ठीक है, बताओ कौन कौन सी है। क्या वो इंडोनेशिया, थाईलैंड है या फिर वियतनाम है, बताओ फटाफट, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, which Indian Nordic Summit was held in Copenhagen in 2022। अभी रिसेंटली कोपनहेगन में नॉर्डिक समिट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्डिक काउंसिल में कौन कौन आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, देन आपका डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है, ग्रीन आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड वगैरह ये वाले सारी चीजें आते हैं, ठीक है। सो इसके साथ इंडिया की ना नॉर्डिक समिट हुई है। कौन सी समिट थी जो अभी हुई है, वो थी सेकेंड समिट। फर्स्ट कब हुई थी, फर्स्ट हुई थी 2018 में, कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम। कहाँ पे है भाई ये, स्वीडन में। कोपनहेगन कहाँ पे है, इज इट इन डेनमार्क, बताओ फटाफट। नेक्स्ट, Which of the following is incorrect regarding इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम, ठीक है, अभी रिसेंटली 2022 की बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट जो IMF सेशन है वो 2020 में होगा था UNGA के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। ये जो फोरम है ये हर 4 साल में एक बार होता है। इट विल रिजल्ट इन अडॉप्शन ऑफ इंटरगवर्नमेंटली एग्रीड प्रोग्रेस डिक्लेरेशन। इसे परिणाम स्वरूप अंतर सरकारी रूप में सहमत प्रगति घोषणा को अपनाया जाएगा, ठीक है, मुझे बताओ। सो बेसिकली इसमें इनकरेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि पहला जो इसका सेशन है 2022 में होगा UNGA के अंदर, और उसके बाद हर 4 साल में होगा, और इसमें ये वाली डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन रिलेटेड विद साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन साइबर अपराध से संबंधित है। मनीला कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। दिस इज आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन। बर्न किससे रिलेटेड है मुझे बताओ, कॉपीराइट से संबंधित है कि किस चीज से, या IPR से, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। हु हर्ड द व्यू दैट स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, ठीक है, किसका विचार था कि राज्य व्यक्ति से पहले है, बताओ। दिस इज एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल बोलते थे ये चीज। नेक्स्ट,
When did महात्मा गांधी give the call for quit India movement? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया था? ये रिसेंटली बहुत ही न्यूज में था, ठीक है। अब क्यों था ये आपको पता होना चाहिए, क्यों था बताओ। अभी इस 8 अगस्त 1942 को कितने ईयर्स हो जाएंगे इसमें? 70 ईयर्स, ठीक है, या 80 ईयर्स, ठीक है, इसलिए 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस गिव प्रोमिनेंस टू, समकालीन राजनीतिक विज्ञान किसको प्रमुखता देता है मुझे बताओ। इंपीरिकल अप्रोच को, अनुभवजन्य दृष्टिकोण को, हिस्ट्री हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, या फिर मॉडर्न अप्रोच आधुनिक। पहली बात तो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न से आगे है, ठीक है, तो ये नहीं है। इसी हिस्टोरिकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, दिस इज एम्पेरिकल, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हो उस चीज पे फोकस करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्किनर्स एबीसी ऑफ बिहेवियरलिज्म। देखो स्किनर का जो व्यवहारवाद का एबीसी बोलते थे ना, वो क्या है, इसमें एबीसी का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, पूर्ववत व्यवहार परिणाम, ठीक है। कंडीशनिंग, ये बताओ क्या क्या है? कंक्लूजन, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब रवैया, एप्टीट्यूड का मतलब योग्यता, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। तो बेसिकली इसका आंसर है ये एंटीसीडेंट पूर्ववत बिहेवियर व्यवहार, और कॉन्सिक्वेंसेस उसका परिणाम। स्किनर बॉक्स आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द इनपुट आउटपुट अप्रोच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, संरचनात्मक, कार्यात्मक और इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण से प्राप्त, किससे प्राप्त किए गए हैं? द जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ अप्रोच, द पॉलिटिकल सिमुलेशन अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, या सोशियोलॉजिकल अप्रोच। कहाँ से आई है? मैंने आपको बताया था गैब्रियल आलमंड की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो कहाँ से इंस्पायर थी? जनरल सिस्टम अप्रोच से। जनरल सिस्टम अप्रोच किसके द्वारा दी गई थी ये भी मुझे बताओ, और पॉलिटिकल साइंस वाला बताना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली क्या है? नीदर रिस्पॉन्सिबल नॉर रिप्रेजेंटेटिव, ना तो जिम्मेदार है और ना तो प्रतिनिधित्व है। रिप्रेजेंटेशन विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने के बिना प्रतिनिधित्व है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल विदाउट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधित्व होने के बिना जिम्मेदार है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो इसमें ना रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, उसमें जो काम जो उनके अंदर काम करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सदन के मेंबर हो, वो बाहर से भी आ सकते हैं। अगर बाहर से आ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरी तरफ अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करती हूँ, उसमें क्या होता है, कलेक्टिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इंडिया इज होल्डिंग टॉक्स विद आसियान टू एक्सटेंड विच हाईवे टू वियतनाम, ठीक है। कौन सा हाईवे है? आसियान से बात हो रही है कि यार ये वाला हाईवे को ना हम वियतनाम तक लेके जाएंगे, ठीक है, अभी भी हो रही है इनफैक्ट। बताओ, इंडिया म्यांमार बांग्लादेश वाले को, इंडिया म्यांमार चाइना वाले को, इंडिया म्यांमार कोरिया वाले को, या इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाले को? बताओ। दिस इज इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाले को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया हो गया, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, कैम्बोडिया, और ये इधर वियतनाम, तो इसको ही आगे लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में आ गए। When was SAARC formed, ठीक है। सार्क को पक्का रीड कर लेना। सार्क का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, इसके जो अलग अलग आपको पता है, सार्क यूनिवर्सिटी हो गई, सार्क के अलग अलग आपको पता है, आर्बिट्रेशन वाला काउंसिल, एनर्जी वाले का, ठीक है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट वाले का, अलग अलग जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको याद करना। पूरी लिस्ट है, एक बार विकिपीडिया में खोल के देखोगे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सार्क खोलोगे, विकिपीडिया खोलना, उधर पूरी लिस्ट आ जाएगी। कब बना था ये बना था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। ये पक्का याद कर लेना, ठीक है, स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। कितने मेंबर है ये भी याद कर लेना। सो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतनी ज्यादा आपको ये एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, उतनी ज्यादा आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। मैं आपको हर एक टॉपिक के साथ बोलती हूँ ना कि यार ये कर लो, ये वाला चीजें कर लो, तो प्लीज उस होमवर्क को सीरियसली लो, बिकॉज बिना होमवर्क करे आप कहीं आगे नहीं जा पाओगे ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करके मुझे बताओ ना कैसा लगा। कमेंट से भर तो दो, तभी तो देखो मुझे कैसे पता चलेगा आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। जब मेरे पास लाइक्स आएंगे, जब मेरे पास व्यूज आएंगे, जब मेरे पास कमेंट्स आएंगे, शेयर करोगे आप, तब मुझे पता चलेगा ना कि यार हाँ ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो लोगों को और देना चाहिए, तभी तो आपके पास और लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। करो इसे शेयर, हर जगह करो।